हेलो स्टूडेंट, आई एम प्राची। वेलकम यू अगेन। सो अगर आप बार्क या अदर इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो इसमें हमने कुछ 10 इम्पॉर्टेंट्स MCQs लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन ट्रांजिएंट फॉल्ट, ओवर करंट एंड इम्पिडेंस रिले। सो ट्रांजिएंट फॉल्ट क्या होता है ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चंस में आपका हर एक पॉइंट क्लियर होगा, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो ट्रांजिएंट फॉल्ट मीन्स व्हाट? इट इज़ ए टेम्पररी फॉल्ट लाइक लाइटनिंग, स्विचिंग सर्ज एक्सेट्रा। सो ट्रांजिएंट फॉल्ट क्या होता है? कोई टेम्पररी फॉल्ट अगर आता है पावर सिस्टम में तो उसे हम ट्रांजिएंट फॉल्ट कहते हैं। मतलब ये वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए ये आता है, तो इसे हम ट्रांजिएंट फॉल्ट कहते हैं। और ट्रांजिएंट फॉल्ट के वक्त क्या होता है? उस वक्त मतलब थोड़ी देर के लिए सही, तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड वोल्टेज कम हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस ये जो ओवर करंट रिले होता है ये लार्ज करंट दिखता है। मतलब ये जो ओवर करंट रिले होता है वो डिटेक्ट करता है कि सर्किट में या तो पावर लाइन में बहुत ज़्यादा करंट है। एंड ये ओवर करंट रिले क्या करता है? उस करंट को मेज़र करता है बाय यूजिंग अ करंट ट्रांसफार्मर, दैट इज़ CT। मतलब हमें यहाँ पे ट्रांजिएंट फॉल्ट का एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा ये क्लियर हुआ कि ओवर करंट रिले क्या करता है। तो ओवर करंट रिले हमें नाम से ही पता चलता है कि ये क्या करता है, जबकि सिस्टम में करंट ज़्यादा हो तो वो इसे डिटेक्ट करता है। मतलब ओवर करंट रिले क्या करता है? हायर वैल्यू ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। एंड इम्पिडेंस रिले, अब ये इम्पिडेंस रिले क्या होता है ये भी हम समझेंगे। इम्पिडेंस मतलब क्या होता है? इम्पिडेंस मतलब अपोजिशन टू दी AC करंट। सो इम्पिडेंस रिले मीन्स व्हाट? इम्पिडेंस रिले को हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले भी करते हैं एंड इसका यूज़ ट्रांसमिशन लाइंस में किया जाता है। तो ये क्या करता है? तो ये इम्पिडेंस को मेज़र करता है बिटवीन द रिले लोकेशन एंड द फॉल्ट पॉइंट। सो इम्पिडेंस रिले क्या करता है? इम्पिडेंस को कैलकुलेट करता है। मीन्स जबकि फॉल्ट होता है तो वहाँ पे वोल्टेज कम होता है एंड करंट बढ़ जाता है। तो ये इम्पिडेंस रिले क्या करता है? वेरी स्मॉल इम्पिडेंस को डिटेक्ट मतलब मेज़र करता है एंड फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। मतलब ओवर करंट रिले एंड इम्पिडेंस रिले दोनों का काम एक ही है कि फॉल्ट को डिटेक्ट करना, बट ये हायर करंट को डिटेक्ट करता है एंड ये स्मॉल इम्पिडेंस को डिटेक्ट करता है, मतलब मेज़र करता है एंड फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं दोनों रिले। सो इसका अब क्वेश्चन क्या था हमारा कि ट्रांजिएंट फॉल्ट में ओवर करंट एंड इम्पिडेंस रिले क्या होता है। सो ये कैसी कंडीशन आ गई यहाँ पे कि जो ओवर करंट रिले है एंड इम्पिडेंस रिले है वो उसके सेट प्रोटेक्शन जोन से बाहर काम कर रहे हैं, मतलब ऑपरेट हो रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ओवर रीचिंग कहेंगे। मतलब ओवर रीचेस, यहाँ पे आंसर करेक्ट है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। आपको समझ में आया? यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स समझे हैं। पहले तो ट्रांजिएंट फॉल्ट क्या होता है, देन ओवर करंट रिले का वर्क क्या है, देन इम्पिडेंस रिले मतलब क्या, उसका वर्क क्या होता है, एंड ये कंडीशन कब आती है? जबकि ओवर रीच होगा तब ये कंडीशन आएगी। सेकेंड क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर यूज्ड इन रिएक्टेंस रिले इज। ऑप्शन है इंडक्शन कप, डबल इंडक्शन लूप, सिंगल इंडक्शन लूप, एंड डी इज आइदर ए और बी। सो स्ट्रक्चर यूज्ड इन रिएक्टेंस रिले इज। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आइदर ए और बी, मतलब इंडक्शन कप एंड डबल इंडक्शन कप। क्योंकि रिएक्टेंस रिले में इंडक्शन कप का ही यूज़ होता है, मतलब कि एल्यूमिनियम कप वहाँ पे यूज़ किया जाता है। मतलब कि रोटेटिंग कप होता है जो कि मैग्नेटिक पोल्स के बीच में प्लेस किया होता है। सो रिएक्टेंस रिले में क्या क्या होता है? इंडक्शन कप होता है, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, करंट कॉइल्स होती है, वोल्टेज कॉइल होती है, कंट्रोल स्प्रिंग होता है जो कि रिस्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, देन मूविंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मूविंग कॉन्टैक्ट्स क्या करते हैं? ट्रिप सर्किट को ऑपरेट्स करते हैं जबकि रिले वर्क करता है।
इंडक्शन कप मतलब हमने देखा कि ये एल्युमिनियम कप होता है, तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें करंट एंड वोल्टेज कॉइल्स क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड ये एल्युमिनियम कप को रोटेट करते हैं एंड तब वो रिले ऑपरेट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इंडक्शन कप एंड डबल इंडक्शन कप का यूज़ किया जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रिएक्टेंस रिले इज, then the question is also based on the reactance relay. So reactance relay is voltage resistant over current relay, voltage resistant directional relay, directional resistant over current relay, directional resistant over voltage relay. तो रिएक्टेंस रिले क्या है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी है, वोल्टेज रेजिस्टेंट डायरेक्शनल रिले, क्योंकि रिएक्टेंस रिले रिएक्टेंस पे वर्क करता है और रिएक्टेंस क्या है? सो हमें पता है कि रिएक्टेंस क्या है, अपोजिशन टू द करंट, जो कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर से अल्टरनेटिंग करंट आता है उसे ये रिएक्टेंस क्या करता है, अपोज करता है। तो हमें पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एंड एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो है वोल्टेज रेजिस्टेंट डायरेक्शनल रिले। अब ऐसा क्यों है? सो ये जो रिएक्टेंस रिले होता है ये मेनली करंट एंड रिएक्टेंस को रिस्पॉन्स करता है एंड रिएक्टेंस रिले को हम वोल्टेज रेजिस्टेंट डायरेक्शनल रिले भी कहते हैं, क्योंकि वोल्टेज का यूज़ रिले को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है एंड इसका हेल्प डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब फॉल्ट का जो डायरेक्शन होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी इसका हेल्प होता है। तो इसीलिए रिएक्टेंस रिले को वोल्टेज रेजिस्टेंट डायरेक्शनल रिले भी कहते हैं। कंट्रोल मतलब रिस्ट्रेन, तो वोल्टेज क्या करता है, रिले को कंट्रोल करता है, रिस्ट्रेन करता है एंड फॉल्ट के डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए भी हेल्प करता है। तो इसीलिए रिएक्टेंस रिले इज़ अ वोल्टेज रेजिस्टेंट डायरेक्शनल रिले भी हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज the operating characteristics of a reactance relay in the complex impedance plane is a। सो यहाँ पे रिएक्टेंस रिले पर ही ये क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन द कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस प्लेन इज अ। तो हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं रिएक्टेंस रिले के। सो ये जो क्वेश्चंस है ये रिले पे पूछे गए हैं ज़्यादातर, तो ये डीप क्वेश्चंस है एंड ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, तो आप ध्यान से समझिए इसे। सो रिले का जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आर एक्स प्लेन में दिखाते हैं। तो आर एक्सिस हमें रेजिस्टेंस दिखाता है एंड एक्स एक्सिस हमें रिएक्टेंस दिखाता है एंड रिएक्टेंस रिले रिएक्टेंस को ओनली मेजर करता है एंड रेजिस्टेंस को रिस्पॉन्स नहीं देता एंड द रीज़न इज़ the relay operation depends only on reactance value. Resistance does not affect the relay operation. Therefore, the operating condition remain constant for any value of R. मतलब एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट हम जब इसे पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत ही हार्ड लगता है कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिएक्टेंस रिले इन अ कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस प्लेन इज अ। सो ये क्या होता है कि आर एक्स प्लेन में ये रिले का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब रिएक्टेंस रिले को ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं एंड उसमें क्या होता है कि आर एक्स प्लेन होता है, तो ये रिएक्टेंस रिले ओनली किसे रिस्पॉन्स करेगा, रिएक्टेंस को। तो रेजिस्टेंस का तो इसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी आर एक्सिस मिलेगी। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हमें अगर आसान भाषा में समझना है तो रिएक्टेंस रिले सिर्फ रिएक्टेंस को यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है एंड रेजिस्टेंस को नहीं करता, इसीलिए ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी आर एक्सिस हमें ये वहाँ पे मिलता है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 5th क्वेश्चन, रिएक्टेंस रिले इज नॉर्मली यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ अर्थ एंड फेज फॉल्ट। इसका ये आंसर है ऑप्शन सी। सो अब ऐसा क्यों है, वाई रिएक्टेंस रिले इज नॉर्मली यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ अर्थ एंड फेज फॉल्ट। सो इसका आंसर भी बहुत इजी है, क्योंकि रिएक्टेंस रिले ओनली रिएक्टेंस को मेजर करता है, ये हमने पहले भी देखा है
एंड ये इंडिपेंडेंट होता है फॉल्ट रेजिस्टेंस पे। सो इसीलिए ये डिटेक्ट करता है बोथ फेज फॉल्ट एंड अर्थ फॉल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ग्राउंड फॉल्ट वी प्रीफर। सो ग्राउंड फॉल्ट के लिए हम क्या प्रीफर करते हैं? सो रिएक्टेंस रिले हमें पता है कि ओनली रिएक्टेंस को मेजर करता है, रेजिस्टेंस पे अफेक्ट नहीं करता, बट बाकी के जो रिले होते हैं जैसे कि इम्पिडेंस रिले हो गया, ये रेजिस्टेंस से अफेक्ट करता है। सो रिएक्टेंस रिले क्या करता है? रेजिस्टेंस को इग्नोर करता है एंड रिएक्टेंस को ही रिस्पॉन्स करता है। सो इसीलिए फॉल्ट डिटेक्शन हमें करेक्ट मिलता है इवन विथ ग्राउंड रेजिस्टेंस। सो इसीलिए रिएक्टेंस रिले हम प्रीफर करते हैं फॉर ग्राउंड फॉल्ट बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फॉल्ट रेजिस्टेंस। सो ग्राउंड फॉल्ट में क्या होता है कि हाई फॉल्ट रेजिस्टेंस होता है एंड रिएक्टेंस रिले रिस्पॉन्स करता है ओनली रिएक्टेंस को। सो ये रेजिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होता है। तो हमें यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम मिला है, बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थोड़ा ध्यान देके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाकी आंसर तो हमें सेम ही मिलेंगे। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ हियर सी क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइन्स अगेंस्ट फॉल्ट्स involving variable fault resistance the preferred relaying scheme is A। सो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइन अगेंस्ट फॉल, तो यहाँ पे प्रीफर्ड रिले कौन सा होगा? प्लेन इम्पिडेंस रिले, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, मोर रिले या रिएक्टेंस रिले? सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइन्स अगेंस्ट फॉल्ट इन्वॉल्विंग वेरिएबल फॉल्ट रेजिस्टेंस द प्रीफर्ड रिले स्कीम इज रिएक्टेंस रिले स्कीम। मीन्स आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। So why reactance relay is preferred? In many line faults, especially earth faults, the fault resistance changes because of arc resistance or ground resistance. So relays like impedance relay are affected by this resistance। मतलब जो ये impedance relay है ये क्या करता है? resistance को affect करता है एंड इसमें जो ऑपरेशन होगा सो वो हमें इनकरेक्ट मिल सकता है। एंड रिएक्टेंस रिले क्या करता है? ओनली रिएक्टेंस को मेज़र करता है एंड रेजिस्टेंस को इग्नोर करता है। मतलब जो लाइन में फॉल्ट्स होते हैं स्पेशली अर्थ फॉल्ट, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस फॉल्ट रेजिस्टेंस चेंज होता है क्योंकि आर्क रेजिस्टेंस एंड ग्राउंड रेजिस्टेंस के वजह से। सो देयरफॉर इवन इफ द फॉल्ट रेजिस्टेंस चेंजेस द रिले कैन स्टिल डिटेक्ट द फॉल्ट करेक्टली। सो रेजिस्टेंस अगर चेंज भी हो गया, फॉल्ट रेजिस्टेंस चेंज भी हो गया, तो रिएक्टेंस रिले पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा उसका, क्योंकि रिएक्टेंस रिले उसे इग्नोर करता है। सो ये ओनली फोकस करता है रिएक्टेंस से। सो इसका आंसर रिएक्टेंस रिले ही होगा। मतलब फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइन अगेंस्ट फॉल्ट्स इन्वॉल्विंग वेरिएबल फॉल्ट रेजिस्टेंस द प्रीफर्ड रिलेइंग स्कीम इज रिएक्टेंस रिले। Now question number 8 is the relay used for phase fault protection of short transmission line is A। So answer is option B, impedance relay। So phase fault protection short transmission line में impedance relay का ही यूज़ अब क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें लो फॉल्ट रेजिस्टेंस होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में एंड ये इम्पिडेंस रिले क्या करता है? टोटल इम्पिडेंस को मेज़र करता है। मतलब V बाय आई, Z इज इक्वल्स टू V बाय आई, दैट इज़ द इम्पिडेंस। मतलब ये इम्पिडेंस मेज़र करता है बिटवीन रिले एंड फॉल्ट पॉइंट। ये हमने पहले पॉइंट में भी एक क्वेश्चन में ऐसा आया तो वहाँ पे हमने देखा था। तो शॉर्ट लाइन में क्या होता है? ये मेजरमेंट फॉल्ट करंट का मतलब फॉल्ट डिटेक्शन ये एक्यूरेट देता है। Therefore, impedance relay is commonly used for phase fault protection of short transmission lines। So, impedance relay का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि easily phase fault को डिटेक्ट करता है short transmission line में। इसीलिए हम impedance relay का short transmission line fault के लिए यूज़ करते हैं because it measure the line impedance between the relay and the fault point। So, this is the question number 8। Now question 9 is overheating of windings of generator reduces the generated voltage, reduces the power factor, reduces the life of the machine and does not have any significant effect।
सो ओवर हीटिंग ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ जनरेटर। सो वाइंडिंग ऑफ जनरेटर में जब ओवर हीटिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ द मशीन। सो वाई व्हेन द जनरेटर वाइंडिंग ओवर हीट, जबकि जनरेटर की वाइंडिंग जो है वो ज़्यादा गर्म होगी तो वहाँ का जो इंसुलेशन है वो क्या होगा? डैमेज होगा। एंड वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो उसके कारण इंसुलेशन मटेरियल वहाँ पे वीक होगा एंड इंसुलेशन फेलियर होगा एंड शॉर्ट सर्किट होगा। तो उसके वजह से उसका जो लाइफ है वो कम होगा एंड कंटिन्यूस अगर ओवर हीटिंग होता जाएगा तो मशीन परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। इसीलिए ओवर हीटिंग डैमेजेस द इंसुलेशन ऑफ जनरेटर वाइंडिंग, सो इट रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ द मशीन। सो यहाँ पे आंसर इसका है रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ द मशीन। मतलब ओवर हीटिंग क्या करता है? इंसुलेशन वाइंडिंग जनरेटर की ख़राब करता है, वीक करता है एंड उसके कारण उसकी लाइफ भी कम होती है। सो इसका आंसर ऑप्शन 3 है। किरचॉफ्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट्स विथ लम्प्ड पैरामीटर्स, पैसिव एलिमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस। सो किरचॉफ्स लॉ किसे अप्लाई नहीं होता? सो इसका आंसर जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। किरचॉफ्स लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट विथ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। तो किरचॉफ्स लॉज सभी को पता है, KCL एंड KVL। सो दीज आर बेस्ड ऑन द अजम्पशंस द सर्किट पैरामीटर्स आर कनेक्टेड कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट। मतलब लम्प पैरामीटर जो होते हैं या फिर लम्प पॉइंट पे नोड वहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ को हम यूज़ करते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सर्किट्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, सो ये जो है ट्रांसमिशन लाइन पे स्प्रेड होते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द लाइन। सो बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज एंड करंट वेरी कंटिन्यूसली अलॉन्ग द लाइन, सो किरचॉफ्स लॉज कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड। एंड लम्प पैरामीटर पे हमने यहाँ पे क्यों ऑप्शन हमने टिक नहीं किया, मतलब ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि RL से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इंडक्शंस एंड कैपेसिटेंस कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं स्पेसिफिक कंपोनेंट्स एंड लम्प पैरामीटर्स में इसका यूज़ होता है, मतलब RLC में होता है। एंड सेकंड ऑप्शन था हमारा पैसिव एलिमेंट्स। सो पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो वहाँ पे भी किरचॉफ्स लॉ यूज़ होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स लाइक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स, सो वहाँ पे करंट एंड वोल्टेज चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ द लेंथ, सो वहाँ पे ये डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स, सो डू नॉट हैव a linear current and voltage relationship, but Kirchhoff's law still apply. But non-linear में Kirchhoff's law apply होता है। ओके, सो इसका ऑप्शन था ऑप्शन 3। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। सो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।